देखिए, आज का जो टॉपिक है हमारा MPPSC यूनिट नंबर 6 से है। ठीक है भाई, याद रखिएगा। MPPSC यूनिट 6 से दिया गया है और मैंने आप लोगों को भारत में शासन की जो सामाजिक नीति थी ये अवधारणा भी बताया था लास्ट वाली क्लास में। प्लस में समाज के कमज़ोर वर्गों के प्रति संवेदनशीलता को लेकर वैधानिक तरीके से और संवैधानिक तरीके से, दोनों तरीके से मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बताई। और दो ही टाइप से यहाँ पर देखा भी जाता है समाज के कमज़ोर वर्गों के प्रति संवेदनशीलता की भूमिका भी। ठीक है, और आज की जो मेरी बात होगी आप लोगों से वो होगी बच्चों और महिलाओं और वृद्धजनों के लिए नीति को लेकर। तो आज की क्लास इस पर आधारित है। ठीक है भाई, बच्चों और महिलाओं और वृद्धजनों के लिए नीति को लेकर। ठीक है, तो मैंने आप लोगों से जब समाज कार्य का क्षेत्र पढ़ा रहा था तो उस समय मैंने आप सबसे कुछ बाल कल्याण के बारे में भी जिक्र किया था, है ना, कि बाल कल्याण क्या है। उनमें भी आप लोगों से मैंने चर्चा कर चुका हूँ क्या क्या उसकी भूमिकाएं रही हैं बाल कल्याण के संबंध में। ठीक है, याद है किसी को? और अगर याद नहीं है तो कोई बात नहीं। देखिए, अगर हम बात करते हैं बाल विकास को लेकर या बाल कल्याण की बात अगर होती है यहाँ पर, तो एक बात आप ध्यान रखना कि बाल कल्याण के परिप्रेक्ष्य में या बाल कल्याण के विकास में जो नीति बनाई गई थी तो उनके क्षेत्रों को ध्यान में रखकर बनाया गया था। ठीक है, तो समय समय के साथ बच्चों में जो व्यवहारात्मक तरीके से जो होने वाले परिवर्तन थे उससे संबंधित था वो, उनके परिवर्तन के संबंध में नीति वगैरह बनाई गई थी बाल विकास में। तो एक चीज़ तो आप ये ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बाल कल्याण में की अगर जब बात हो या बाल विकास की बात हो तो उसके लिए नीति बनाई जाएगी। तो नीति किस परिप्रेक्ष्य से होना चाहिए? व्यवहार में परिवर्तन लाने के परिप्रेक्ष्य में, अधिकारों के परिप्रेक्ष्य में होना चाहिए। ठीक है, ताकि किसी अधिकार से वंचित ना रह जाएं वो लोग। तो बाल विकास किसी देश के राष्ट्र निर्माण का आधार होता है और सरकार ने इसके विकास के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम और नीति बनाई है, विभिन्न प्रकार के। चलिए अब देखते हैं, पहले तो बाल कल्याण होता क्या है इसके बारे में जान लेते हैं हम लोग। कि बाल कल्याण यानी बालक, उसी को बोला जाता है, समाज का सबसे कमज़ोर वर्ग होता है। निर्धन या संपन्न किसी भी परिवार में, देखिए किसी भी परिवार में उन्हें अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए माता पिता और परिवार के अन्य सदस्यों पर निर्भर रहना पड़ता है। तो ये भी एग्ज़ाम में जो है यहाँ से भी प्रश्न बनाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो सामान्यतः अगर मैं आप लोगों से बात करूँ तो बाल विकास की एक सीमित और व्यापक अर्थ में समझने के लिए आपको तो ये चीज़ें जानना ज़रूरी है कि बाल विकास उन बालकों से संबंधित है जो अपनी कमी के कारण समाज में समायोजित नहीं हो पाते हैं। बालक, सपोज अगर वो व्यक्ति दिव्यांग है बालक, या वो बीमार है, वो असहाय है, या वह व्यक्ति गरीब है, तो वो समाज में क्या नहीं हो पा रहा, समायोजित नहीं हो पा रहा है इस तरीके के। तो इसके लिए उसके कुछ अधिकार हैं, कुछ कार्यक्रम बनाए गए हैं, कुछ नियम बनाए गए हैं या नीति बनाए गए हैं। उसके अनुसार आप क्या कर सकते हो, बालक का विकास कर सकते हो। और इसी में अगर मैं विशेष प्रकार की सेवाओं की बात करूं तो आप ध्यान रखना कि बच्चों की देखभाल के लिए संस्थागत भी कुछ एजेंसियां हैं, उसकी विकास की बात करती हैं। कुछ एजेंसियां आपने नाम सुना होगा, गोद लेना, याद आ रहा है आपको, दत्तक ग्रहण वाला, CARA वाला। ठीक है, तो ये भी एक प्रकार की ऐसी गतिविधि है, इसके माध्यम से भी बच्चों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ सकते हो। पोषण सामग्री का प्रावधान के लेकर, पुनर्वास सुविधाओं देने के परिप्रेक्ष्य में, तो बहुत सारी ऐसी बाल विकास के लिए नीति बनाई गई हैं, सेवाएं बनाई गई हैं। सुविधाएं तभी उपलब्ध कराई जा सकती हैं जब परिस्थितियां असामान्य हो और बालक असमायोजित की स्थिति में हो, तभी आप नीति और कार्यक्रम योजनाएं बनाएंगे उस बच्चे के लिए, है ना। एज आ एक संस्थागत के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात किया जाए आपके लिए कि आप सोशल वर्कर हो तो आपको क्या करना चाहिए, जब आप तभी आप बनाएंगे बाल विकास की सेवाओं के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे जब परिस्थितियां असामान्य हो और बालक भी असमायोजित की स्थिति में हो।
ये बात ध्यान रखिएगा। तो जन्म के प्रारंभिक वर्षों में बालकों की विशेषताएं जो हैं चरम सीमा पर होती हैं और इस अवधि में इनकी देखभाल की विशेषताएं आवश्यकता हो पड़ती है। और भारतीय संविधान में कहा भी गया है कि सरकार बच्चों के उत्थान के लिए भी कार्य करेगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है आप लोग देख सकते हैं। ये बेसिकली ये वो बातें हैं जो बाल विकास के बारे में बात किया रहा है। बाल विकास के साथ साथ अगर मैं बात करूँ तो बाल कल्याण की बात कर रहा है, यहाँ पर उसकी आवश्यकताओं की बात कर रहा है कि किस तरीके से एक सोशल वर्कर उस बच्चे की जो विकास है एक सकारात्मक तरीके से क्या करेगा, अग्रसर करेगा या उसको बढ़ावा देगा। ठीक है, वांछनीय तरीके से। ठीक, ये चीज़ मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यही कारण है कि इनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल वर्क इन इंडिया के अंतर्गत ये भी कहा गया है कि भारत सरकार को बच्चों के कल्याण पर सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए। मान लीजिए अगर आपसे ये प्रश्न बन जाए कि बताइए भारत सरकार ने बच्चों के कल्याण के लिए सबसे अधिक ध्यान देने के परिप्रेक्ष्य में कौन सा कार्य किया है, निम्न में से 4 ऑप्शन होंगे। तो ध्यान रखिएगा, भारत सरकार को बच्चे के कल्याण पर सबसे अधिक ध्यान देने की बात किया है या सबसे अधिक बल दिया है इनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल वर्क इन इंडिया के अंतर्गत। ये प्रश्न बन सकता है, ये फैक्ट यहाँ से बन सकता है। ठीक है, तो देखिए आप इन सब का ध्यान रखा करें। जैसे मैं किसी पीडीएफ में अगर कोई चीज़ लाइन अगर इम्पोर्टेंट बोला हूँ तो इसका मतलब मैंने ज़रूर कहीं ना कहीं इससे संबंधित प्रश्न देखा होगा, है ना। तो इसी के परिप्रेक्ष्य में बोलता हूँ मैं आप लोगों से, है ना। तो आप लोग उसका थोड़ा सा ध्यान दिया करें, ठीक है, जो कि आप सबके एग्ज़ाम में भी काम आएगा। क्वेश्चंस आप लोगों को मैं करवाऊँगा तो वहाँ पर मिलेगा इनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल वर्क इन इंडिया का। सामाजिक न्याय के रास्ते में आने वाली बालकों से संबंधित कुछ प्रमुख समस्याएं हो सकती हैं। अब एग्ज़ाम में आपसे ये पूछ सकता है, ये भी प्रश्न बनते हैं कि निम्नलिखित में से प्रमुख जो है समस्याएं बालकों के परिप्रेक्ष्य में कौन कौन सी हो सकती हैं। तो आप सोचिए, बालकों का शोषण होता है कि नहीं होता है? होता है। तो ये एक प्रकार की समस्या हुई कि नहीं हुई? हुई कि नहीं हुई? हो गई। बोलिए बिल्कुल होनी चाहिए ना। अगर मैं आपसे कहूँ बलात्श्रम, आप बताइए, बालकों को श्रम की बात की जा रही है और अनुच्छेद 24 याद करिए। किसी को याद है? आर्टिकल नंबर 24 नहीं याद है? देखो, तो यही चीज़ है। तो ये हाँ, ये सभी की सभी बातें जो मैं बता रहा हूँ ये प्रश्न बनाते हैं और आपने देखा भी है इससे संबंधित। तो बलात्श्रम से प्रश्न भी कि जब 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों को आप किसी कारखाने में या खानों में, खदान में आप उससे काम करवाएंगे तो वो बताइए वो सही होगा? गलत होगा वो। और ये भारतीय संविधान कहता है ऐसा नहीं करना चाहिए। वो दंड का भागीदारी होगा जो बलात्श्रम करवाएगा। तो ये समस्या है। समस्या ये भी है, स्वास्थ्य को लेकर भी समस्या है बच्चों, ठीक है। पौष्टिक आहार को लेकर समस्या है, शिक्षा को लेकर समस्या है। शिक्षा को लेकर समस्या क्यों भाई? अगर आप लोग देखिए जरा, सोशल वर्कर हो आप लोगों ने गए भी होंगे सभी मलिन बस्ती वगैरह में। अगर आप जाओगे ना तो बेसिकली वहाँ पर आपको 5%, या मैं तो आपको बता रहा हूँ, कम भी ज़्यादा बता रहा हूँ, 5% भी, 5% ही बच्चे स्कूल जाते हैं, विद्यालय, मलिन बस्ती वगैरह का, जो झोपड़पट्टी वगैरह में रहते हैं उस एरिया में। क्या उनके लिए एजुकेशन नहीं है? उन बच्चों के लिए भी तो एजुकेशन है, लेकिन वो बच्चे रोड पर घूमते रहते हैं, गली कुचड़े। अभी आप लोगों ने जब सोशल वर्क की मैं क्लासेस बता रहा था वहाँ पे समाज कार्य के क्षेत्रों के बारे में, तो वहाँ पर मैं जिक्र किया था आप लोगों से, ठीक है, कि गली के बच्चे होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, तो वो बेसिकली शिक्षण प्रशिक्षण से ही वंचित रह जाते हैं। ये प्रतिक्रिया देखने को हमें मिल जाती है। तो ये भी एक प्रकार की समस्या है। उचित देखभाल का अभाव हो। अब पेरेंट्स मान लीजिए जॉब करने वाले हैं, ठीक है, और बच्चा घर में ही छोड़ के चले जाते हैं। और अगर उसका, ये तो एक ऐसे घर की बात कर रहा हूँ जहाँ पर वो व्यक्ति आर्थिक रूप से मजबूत है, उस स्थिति में अब यहाँ पर एक तरफ आपको पॉजिटिव भी सोचना, एक तरफ नेगेटिव भी सोचना, दोनों चीज़ों को लेकर सोच चलना है आपको। तो पॉजिटिव की बात अगर मैं करूँ तो वह व्यक्ति, वह पेरेंट्स जो है या अभिभावक जो है, जो संरक्षक है, वो क्या है भाई, सक्षम है हर चीज़ से। फिर भी वो बच्चा क्या हो रहा है भाई, माँ बाप का उसका प्यार नहीं मिल पा रहा, स्नेह नहीं मिल पा रहा। तो ऐसी कंडीशन पर वो कोई गलत कदम भी उठा सकता है, कोई दूसरे रास्ते पर भी जा सकता है, अपराध बोध वाले रास्ते पर जा सकता है, वो ऐसी कंडीशन पर जा सकता है।
और ऐसा देखने को मिलता है बेसिकली ज़्यादा से ज़्यादातर जो बड़े घरों में भी होते हैं। ठीक है, मैं आपको बताऊं, डाबर कंपनी का नाम सुना होगा आप लोगों ने, डाबर कंपनी है ना। डाबर कंपनी जो है, उनकी एक बच्ची है, वो दिव्यांग है और वो रहते हैं आउट ऑफ कंट्री और बच्ची रहती है इंडिया में। तो एक प्रकार से उस बच्चे के लिए हो सकता है कि नहीं, समस्या बताइए जरा, हो सकता है ना। पिछड़े वर्ग और वंचित वर्गों के बच्चों की समस्याएं और शारीरिक और मानसिक रूप से आसक्त बच्चों की समस्याएं इत्यादि हो सकती है, देखने को मिल सकती है। तो ये जो चीज़ें हैं आप यहाँ पर इसको मेंशन कर सकते हैं। ठीक है भाई, कि आने वाले बच्चों से संबंधित कुछ समस्याएं हैं जो आप लोगों को ध्यान रखना होगा, है ना। शोषण से रक्षा के लिए मौलिक अधिकार के संबंध में जो अनुच्छेद है 24 कहता है। अच्छा, यहाँ पे देखिए आप, मैंने अभी बलात्सर्म में बताया था, वही बात यहाँ पे साफ शब्दों में लिख भी दिया है कि अगर बालक को कारखाना या खान, ठीक है, या खदान में अन्य संकटपूर्ण नियोजन नहीं लगाया जा सकता, मतलब एक प्रकार से यहाँ पे कार्य उनको नहीं करवाया जा सकता, ये बात साफ शब्दों में यहाँ पे कह दी गई है। राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत जो है, संविधान के आर्टिकल नंबर 29 में कहा गया है कि सरकार ऐसी नीति का निर्देशन करेगी जहाँ पर बालकों को कोमल उम्र का दुरुपयोग ना किया जाए। ठीक है, चलिए एक बार मुझे कंफर्म करिए, आप सभी लोग बताइए जरा, क्या बताता है आपका अनुच्छेद 29, बताइए किन चीज़ों पर चर्चा करता है अनुच्छेद 29, बताइए जरा, क्या आपको पता है। मैं आपको बताता हूँ, यहाँ जो 29 की जिक्र की जा रही है अनुच्छेद नंबर में, यहाँ पर बात की जा रही है कि भारत की जो भी, ठीक है, 29 में भारत के जो भी अल्पसंख्यक वर्ग के लोग होंगे उनकी हितों की बात भी कर रहा है साथ में। ठीक है, उनकी बात कर रहा है। राज्य के अगर मैं बात करूँ तो निधि में सहायता पाने के लिए शिक्षा संस्थान में प्रवेश की नागरिकों का केवल धर्म, मूल वंश, जाति, भाषा, इनमें से किसी के आधार पर वंचित नहीं किया जा सकता है। इस तरीके की बात जो है अनुच्छेद नंबर 29 में कहा जाता है। ठीक है, बात करते हैं अनुच्छेद 45 की, और आपको भली भांति तरीके से 45 पता होगा, बताइए जरा, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए 45 अनुच्छेद में, आर्टिकल्स नंबर 45 बताइए जरा किन किन बातों के बारे में चर्चा करता है। तो आप देख सकते हैं कि राज्य के संविधान में लागू किया गया है कि 10 वर्ष के अंदर, यानी 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को, ठीक है, 10 वर्ष के अंदर, देखो यहाँ पे 10 वर्ष के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है भाई, 10 वर्ष के अंदर का मतलब आप नीचे जा सकते हैं 6 के। ठीक है भाई, ठीक है, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि कम उम्र के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था भी की गई है। और साफ शब्दों में अनुच्छेद नंबर 21 का ए मैं जो है आप लोगों से भली भांति तरीके से बता भी चुका हूँ और आप भली भांति तरीके से जानते भी होंगे। जरा बताइए आर्टिकल नंबर 21 का ए क्या कहता है, बोलिए क्या बोलता है ये अनुच्छेद, शिक्षा का अधिकार। ठीक है, तो अनुच्छेद नंबर अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ यहाँ पर 21 के, तो 21 तो बात कर देता है आपका दैहिक और प्राण स्वतंत्रता की संरक्षण को लेकर, ये बात करता है। लेकिन जब 21 का एक की बात होगी तो 21 ए आपका उसमें शामिल हो जाता है अनिवार्य शिक्षा को लेकर, अनिवार्य शिक्षा को लेकर। और ये आपको मैंने बताया है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा एक ऐसी रीति जो राज्य विधि के अंतर्गत आती है। और आपको पता होना चाहिए इसके बारे में भी मैंने आप लोगों से बताया था कि जो 86वां संविधान संशोधन था 2002 का, उसी समय इसको लाया गया था। ठीक है, और आप बताइए जरा शिक्षा का अधिकार का अधिनियम पारित कब किया गया है? शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार का अधिनियम बताइए कब पारित किया गया? 2009। वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया। मैंने सोचा कि आप लोग बताएंगे 2012। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि जो शिक्षा का अधिकार है भाग 3 में, आप ये भी एक चीज़ याद रखिएगा साथ में, भाग 3 में जो संवैधानिक संशोधन करके, ठीक है, मौलिक अधिकारों में, तो उसके अनुच्छेद 21 ए में इसको चीज़ों को इन्वॉल्व किया गया था। तो उस समय शिक्षा के अधिकार के मौलिक अधिकारों पर चर्चा भी की गई थी। तो जो शिक्षा का अधिकार का अधिनियम है वो 2009 का प्रावधान के बारे में जिक्र करता है।
2009 के प्रावधान के बारे में जिक्र करता है, जिसको आप लोग साधारण शब्दों में बोलते हैं RTE 2009। अच्छा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि RTE क्या है भाई, तो RTE भी तुरंत आपको यही बात आनी चाहिए, 21 याद। अगर 21 का ए याद आएगा तो फिर आप RTE कर लेंगे, है ना। इसमें भी वही चीज़, उद्देश्य उसका वही है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा जो है प्रोवाइड किया जाए, प्राइमरी लेवल की जो एजुकेशन है उनको प्रोवाइड किया जाए, ये बातें कही गई है इसमें, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आप इसे ध्यान रखिएगा, बालक से संबंधित है ये जानकारियाँ आप लोगों के काम आने वाली है सबके सब। बालकों के संबंध में कुछ विधान दिए गए हैं, कुछ विधान हैं। अब उन विधानों की बात किया जाए तो देखिए जरा एक बार, एक कह रहा है कि बाल विवाह निरोधक अधिनियम, बाल विवाह निरोधक अधिनियम, जरा आप मुझे बताइए क्या है ये। शारदा अधिनियम 1929 क्या है, बताइए, पता है आप लोगों को? नहीं पता, तो इसमें मैं आपको बताता हूँ 2-3 बातें, आप उसे ध्यान रखिएगा। यह अधिनियम जो है एक नीति का रूप लेती है, ये चाइल्ड मैरिज, ठीक है भाई, बाल विवाह रिस्ट्रेट एक्ट है, निरोधक अधिनियम है, और इसी को 1929 में लागू किया गया। ये प्रश्न बनता है एक, और दूसरा प्रश्न ये बनता है आप लोगों से कि इसको लाया किसने है, इसको लाया किसने है। तो आप क्या नाम लिखेंगे या क्या नाम बताएंगे मुझे, बताइए जरा। हरविलास, हाँ हरविलास पासवान नहीं, हरविलास शारदा, हाँ हरविलास पासवान कोई राजनीतिज्ञ थे शायद, है ना, शायद नहीं है, वही सत्य है, शारदा, रामविलास पासवान नहीं, राम हरविलास शारदा, ठीक है, शारदा इनका नाम है, ये अधिनियम लाया गया था, ठीक है। तो अब गलत मत करिएगा आप लोग, ठीक है भाई। तो ये बेसिकली अगर मैं बात करूं आप लोगों से, इस अधिनियम के अंतर्गत कुछ बातें की गई, कुछ जिक्र किया गया था कि लड़कों की शादी की जो न्यूनतम आयु है वो 21 वर्ष होनी चाहिए, और लड़कियों की शादी की जो उम्र है वो 18 वर्ष होनी चाहिए। बट ऐसा था नहीं, ये तो मॉडिफिकेशन है जो मैं आपको बताया हूँ अभी। फिर तो कैसा था, कौन बताएगा, फिर कैसा था बताइए, फिर कैसा था उस समय आयु, लड़कों की आयु कितनी थी उस समय, 18। शाबाश, बहुत बढ़िया, इसी तरीके से आप लोग बताते रहिए। हाँ, ये प्रश्न बनते हैं एग्जाम में कि शारदा एक्ट में क्या क्या बातें कही गई और कौन कौन सी चीज़ें, तो बस इंपॉर्टेंट चीज़ों को ध्यान रखें, ठीक है। ज़्यादा चीज़ें को आप अगर फोकस करेंगे ना, सारी चीज़ें हो जाएगी खिचड़ी, समझ भी नहीं आएगा आपको, बस पॉइंट टू पॉइंट पढ़ते रहिए टॉपिक को। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 18 वर्ष बॉयज़ हो जाएंगे, तो गर्ल्स कितनी थी, कितने वर्ष था, 14, हाँ शाबाश। बस यहाँ से मैंने आपको 3 बातें बताई है। एक बात ये बताया कि जो चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेट एक्ट है वो 1929 में आया। दूसरी बात ये बताया मैंने आपको कि राय साहिब हरविलास शारदा इनका नाम था, और अपने नाम पर ही रख देते थे। पहले के लोग ना अपना नाम कमाने के लिए ही कोई थ्योरी या कोई रिसर्च करते थे तो अपने नाम पर ही सब कुछ कर देते थे बोलो, ठीक है, इस तरीके का काम होता था। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, अपने नाम पर लिख दिया। उसमें बात की गई थी न्यूनतम आयु लड़कों की 18 वर्ष, लड़कियों की 14 वर्ष बताई गई थी, ठीक है। तो कानून जो है पूरे ब्रिटिश, उसमें ब्रिटिश शासन था तो पूरे ब्रिटिश भारत में लागू था। हम बोल सकते हैं नहीं ब्रिटिश भारत, उसमें जब भारत में अंग्रेजों का शासन था तो ब्रिटिश भारत बोल सकते हैं ना, तो ब्रिटिश भारत में ये लागू था। और ये ज़रूरी नहीं था कि भाई केवल हिंदू और मुस्लिम महिलाओं ने मिलकर इसे पास कराने की भी मांग की थी, इसको पास कराने की मांग, ठीक है, याद रखिएगा। और पूर्ण रूप से जब लागू हुआ ये, तो 1 अप्रैल 1930 में ये पूर्ण रूप से पूरे ब्रिटिश भारत में लागू हो गया। 1 अप्रैल 1930। एक क्वेश्चन था आप लोगों का अभी लास्ट में ही पूछा गया था कि बाल विवाह निरोधक अधिनियम से, और उस प्रश्न में जवाब ऑप्शन भी था 1 अप्रैल 2030, उसमें ऑप्शन भी था और यही सही जवाब हुआ था, ऑप्शन नंबर सी था। अभी मैंने शायद उसका क्वेश्चन करवा रहा हूँ आप लोगों से, 2000 आप लोगों से 8 में पूछा गया था ये प्रश्न, देख लेना पेपर आप लोग तो मिल जाएगा आप लोगों को, यही प्रश्न था ये। तो ब्रिटिश भारत में जो लागू हुआ पूर्ण रूप से 1 अप्रैल 1930 में लागू हो गया था, यही प्रश्न पूछा गया था, ठीक है।
विचार विमर्श आई 1929 में। पहले कोई चीज़ लाया जाता था, उस पर विचार किया जाता था, वो जब की आई है उसी का हम लोग कहते थे। लागू जब से हुआ, जैसे अगर मान लीजिए अभी दिल्ली में एनसी जो आपका जो नई पॉलिसी है एजुकेशन की, ठीक है, वो लागू नहीं है आपकी कर्नाटक में और आंध्र प्रदेश में लागू। सबसे पहले कर्नाटक में, दूसरा मध्य प्रदेश, सॉरी आंध्र प्रदेश नहीं, मध्य प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश है। अगर मैं आपको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बात करूँ एनईपी का, तो ये दिल्ली में लागू नहीं है, और भी कहीं से अगर लोग होंगे आप लोग तो यूपी बिहार की बात करूँ वहाँ पे लागू नहीं है। तो आप बताइए, वो आया तो 1919 में, सॉरी यार 2019 में, और लागू हुआ सबसे पहले 2020 में, 2020 में, फिर उसके बाद 2021 में। लेकिन उसका नाम जो है जाना जाता है एजुकेशन 2019 के नाम से भी। कहीं कहीं आप लोगों को अभी देखने को मिल रहा है 2020 भी, 2020 भी। अगर लागू होता है 2021 में दिल्ली में, तो आप बताइए क्या 2021 बोलेंगे शिक्षा? नहीं बोलेंगे। हम तो वही नाम लेंगे कि भाई जो शिक्षा एजुकेशन की जो पॉलिसी आई है, नीति आई है, वो आई है 2020 की, 2021 तो बोलेंगे नहीं। गोवा में हो सकता है 2022 में लागू हो, है ना। हर जगह इस तरीके का सिस्टम होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, आप इसको देख सकते हैं। बस इतनी बातें हैं। यदि आपने इस अधिनियम पर क्या कर दिया गया भाई, फिर रोक लगाया गया, इस पर रोका गया कि नहीं इतनी एज नहीं होनी चाहिए, फिर कितनी होनी चाहिए, फिर बताया गया कि 18 वर्ष गर्ल्स होनी चाहिए, 21 वर्ष बॉयज़ होनी चाहिए। अगर इसके नीचे अगर आप लोग में से कोई शादी करते हैं तो वह दंड का भागीदारी होगा, उसे दंडित किया जाएगा। यही है शारदा एक्ट, बस यह आपकी एक नीति हो जाएगी। बस ऐसे ही आपको पढ़ना है, पॉइंट टू पॉइंट आप ऐसे पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से याद भी होंगे। एक और अधिनियम के रूप में आया जिससे बाल श्रम प्रतिषेध और विनियमन करके आया, और यह अधिनियम 1986 का है, 1986 का। तो ध्यान रखिएगा 1986 में सबसे पहली शिक्षा नीति जो आई थी वो 1959 में आई थी। दूसरी वाली जो आई थी 1986 में आई थी, पता होगा आप लोगों को। किशोर न्याय जो किशोर न्याय अधिनियम है, जहाँ पर बालकों के संरक्षण की बात की जाती, देखभाल की बात की जाती, वो अधिनियम कब आया था? कौन बताएगा? सबसे पहली बार सबसे पहली बार सबसे पहली बार सबसे पहली बार 1986 में आया था किशोर न्याय अधिनियम वाला, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। फिर इसके अंतर्गत देखिए क्या क्या बातें कही गई है, इसी को पॉइंट टू पॉइंट आप याद रखिए बस। पहली बात तो यह अधिनियम 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों को अधिनियम की अनुसूची में शामिल उद्योग व्यवसायों में काम करने पर रोकता है। तो बताइए, अब आप मुझे ये बात बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं? भाई बिल्कुल बता सकते हैं कि जो बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986 है, उसमें बात की गई है ये कि 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों के लिए ये बात हुई है, और उसमें ये बात की गई है कि जो बालक शामिल होते हैं उद्योग में, उद्योग का मतलब काम, वर्क वगैरह में, श्रम में, व्यवसाय में काम करने पर हमें उसी पर क्या करना है, उन पर रोक लगा देनी है, उन पर क्या कर देनी है, रोक लगा देनी है। और यही अधिनियम है बाल श्रम प्रतिषेध विनियमन का अधिनियम। और इस अधिनियम के अगर आपने उल्लंघन किया है और आपने उसको रोजगार भी दे दिया है 14 वर्ष से कम बालक को, तो आपके साथ सख्त कार्रवाई की जाएगी और आपको दंडित भी किया जाएगा, आपके ऊपर जुर्माना भी लगाया जाएगा। ये सारी क्रियाविधि बाल श्रम प्रतिषेध विनियमन के अधिनियम में बात कही जाती है। तो पॉइंट टू पॉइंट समझते चलिए बस। तो यहाँ से आपको ये पॉइंट याद रखना है, ठीक है। और आपको बताऊँ अप्लाइड प्रश्न देखो आप लोग कर भी रहे हैं, इस समय क्वेश्चन भी करते हैं डेली आप, ऐसा कोई दिन नहीं बच रहा है। अभी हाल में आप लोग प्रतिदिन क्वेश्चन कर रहे हैं, तो आप देख भी रहे हैं प्रश्नों का पैटर्न भी, क्या उसके अंदर कोई ऐसी ताम झाम, अच्छा भाई जो चीज़ें हैं वही बता रहा हूँ और उसके अंदर कुछ है ही नहीं। पहली बात तो यही है, आपको यही ध्यान रखना। बात करता है बाल न्याय अधिनियम की। बाल न्याय अधिनियम आपका एक तो आया था किशोर के रूप में सबसे पहले 1986 में, और यही बाल न्याय अधिनियम फिर उसके बाद किशोर न्याय अधिनियम के रूप में देखा गया भी, और ये आया था 2000 में भी। इसमें आपको ये बात याद रखनी है कि जो बाल अपराधी हैं, उन बाल अपराधी के जो भी केसेस मिल रहे हैं आपको, उन केसेस की सुनवाई और उनमें सुधार कार्य करने के लिए आपको न्यायालय की स्थापना का प्रावधान की बात की जानी चाहिए।
मतलब बच्चों को, अगर बच्चा अगर अपराधी है तो उसके लिए एक अलग से न्यायालय हो जहाँ पर इसके बारे में संपूर्ण जानकारी ली जाए, ये बातें कहती है बाल न्याय अधिनियम। और इस न्यायालय में सामान्य न्यायालय जैसा जो व्यवहार है, सामान्य न्यायालय जैसा, जैसे सामान्य कोर्ट क्या करता है भाई, जैसे वहाँ पर आपका वयस्क का भी देखेगा, वृद्ध का भी देखेगा, और भी केसेस देखेगा सामान्यतः अगर बात की जाए न्यायालय की। लेकिन जो बाल न्याय के रूप में होगा, जहाँ पर जो आपने उसके आधार पे आपने जो न्यायालय बनाया, तो उसमें बच्चों से संबंधित होगा, है ना। तो उसमें जब बच्चों से संबंधित होगा तो वह सामान्य व्यवहार जैसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। केवल बच्चों के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो वो सबसे बेटर होगा, ये बातें होनी चाहिए। सहानुभूति पूर्वक बालकों को अपराध करने के कारण को जानना चाहिए, हमें उसके साथ सहानुभूति भी करनी चाहिए। लेकिन जब सोशल वर्क काम करेंगे तो सहानुभूति परानुभूति नहीं करना है, आपको संवेदना वगैरह नहीं लानी है, बट ऐसे केसेस में आवश्यकता के आधार पे, जहाँ पर आपको जैसी नीड हो उसके आधार पे करना है काम, है ना। तो वहाँ पर आप सहानुभूति जो है प्रक्रिया जो है संचालन कर सकते हैं। देखिए जरा इसमें क्या है कि इस अधिनियम के अंतर्गत बाल अपराधियों के मुकदमे की सुनवाई की जाएगी और उसके सुधार के कार्य के लिए बाल न्यायालयों की स्थापना, मतलब एक ऐसा न्यायालय जहाँ पर इसकी स्थापना की जानी चाहिए। तो स्थापना के परिप्रेक्ष्य में बाल न्याय अधिनियम 2000 वाला है, ये बताता है। तो अब तो नहीं भूलेंगे न्यायालय किससे संबंधित है, बच्चों से, 2000 का है, बस सीधा। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि सहानुभूति पूर्वक बालक के अपराध करने के कारण को जाना जाता है। तो यहाँ पे सहानुभूति भी ज़रूरी है आवश्यकता के आधार पर, है ना। ये बातें आपकी हो जाती है, ठीक है। इसमें बताइए, तो ये आपका जो मैंने भी बताया है, तो ये बच्चों से संबंधित कुछ थे, ठीक है। और बच्चों के संबंधित में जो भी नीति वगैरह आती है उसके कंडीशन पर, तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। जैसे अगर मैं बच्चों की नीति की परिप्रेक्ष्य में आप लोगों से बात करूँ, तो एक बात मेरी ज़रा ध्यान से सुनिएगा आप सभी लोग, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ महिलाओं पर। एक नोट डाउन करिएगा कॉपी पर भी अपने। तो एकीकृत बाल सुरक्षा, नोट डाउन भी करिएगा, एकीकृत बाल सुरक्षा योजना। तो ये महिला और बाल विकास मंत्रालय जो है बेसिकली फाइनेंस से रिलेटेड बाल सुरक्षा योजना के नाम से एक योजना प्रारंभ कर दी थी, उसका नाम था एकीकृत बाल सुरक्षा योजना। और ये जो आई थी 2009 और 2010 में आई थी। तो नोट करिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सभी बच्चों से कह रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करिएगा इसे, ठीक है भाई। यह आया था। तो इसमें कार्यान्वयन को लेकर राज्य और केंद्र शासित के माध्यम से जो है, जो बच्चे मान लीजिए संकट में फंसे हों या किसी समस्या में फंसे हों या बच्चों के प्रति उत्पीड़न हो रहा है, तिरस्कार किया जा रहा है, तो उस समय आपको संवेदनशील कार्यों को रोकना पड़ेगा। ये कहता है बाल सुरक्षा योजना, और वो भी एकीकृत मॉडल के रूप में। तो एकीकृत के मॉडल में 2009 आप इसे ध्यान रखेंगे या 2010। दूसरी नीति, बात को ध्यान से समझिएगा, बच्चों की नीति के बारे में पढ़ा रहा हूँ। और पोषण अभियान का नाम सुना, पोषण अभियान, कोई बता सकता है मुझे पोषण अभियान क्या है? पोषण है ये, बताइए जरा, पोषण अभियान क्या है? इसकी शुरुआत, बिल्कुल कह सकते हैं आप कि बच्चों के कम वजन की अगर समस्या का समाधान हो रहा है, तो एक प्रकार से ये भी कह सकते हैं आपकी सही तरीके से आहार नहीं मिल रहा है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, कॉमन सेंस का प्रयोग किया आपने, आपको शायद किसी ने नहीं बताया होगा, आपने सिर्फ यहाँ पर कॉमन सेंस का प्रयोग किया। तो इसी तरीके से भी क्वेश्चन करने भी पड़ते हैं, ठीक है हमें। तो पोषण अभियान जो होता है ये स्टार्ट किया गया था 2018 में, 8 मार्च 2018 को। 8 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है, कौन बताएगा? महिला दिवस, बस, हाँ। तो 8 मार्च 2018 को, अच्छा ये लागू हुआ था। सबसे पहले एक बार यहाँ से प्रश्न बनाया गया था, सबसे पहले किस राज्य में इसके बारे में चर्चा की गई थी? वह राज्य कौन सा है जहाँ पर पोषण अभियान को लेकर सबसे पहले राज्य में शुरुआत की गई थी? राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली। बताइए, 4 ऑप्शन है आपके सामने, बताइए कौन सा सही जवाब होना चाहिए? राजस्थान, वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया, राजस्थान यहाँ पर सही जवाब होगा। इसी तरीके से पढ़ते चलिए,
पॉइंट टू पॉइंट लिखते चलिए, नोट डाउन करते चलिए, यही आप लोगों का काम आएगा। ठीक है भाई, ये चीज़ें हैं, आप इसे ध्यान रखिएगा। तो बेहतर, जैसे जन जन में बेहतर आहार हो, एक अभियान का एक मजबूत साझेदारी हो, और उन मजबूत साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए, उनकी समस्या का समाधान करने के लिए पोषण अभियान चलाया गया 8 मार्च 2018 को राजस्थान में। ये किया गया था सबसे पहले। तो ये नीति के परिप्रेक्ष्य में आपको बातें ध्यान रखनी होगी। तो 2 इम्पोर्टेंट थे, इसे आप ध्यान रखिएगा। ठीक है भाई, और अनुच्छेद आप जानते हैं, बाकी आप 15, 24, 17 यानी 17, 39, 42, 45 ये सभी के सभी अनुच्छेद जो हैं किससे संबंधित है, मैं आपको अनुच्छेद भी लिख देता हूँ। अगर आप नोट बना रहे हैं तो आप अनुच्छेद लिख लीजिए बालक करके, और उसके नीचे अनुच्छेद भी आप लिख सकते हैं कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं। एक आता है 15 का 3, और एक आता है आपका, अगर मैं बात करूँ तो 24, आप 24 के बारे में अभी मैंने जिक्र किया। अच्छा, 15 के बारे में बता भी देता हूँ। देखो, ये राज्य की महिलाओं और बच्चों के विशेष प्रावधान का अधिकार की बात बताता है, विशेष प्रावधान की बात करता है महिलाओं और बच्चों को। तो आपका 15 का 3 हो जाएगा। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ अनुच्छेद 17, आपको पता है 17 अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता को समाप्त कर देना, किसी भी प्रकार का कोई इसका अभ्यास वर्जित है। ठीक, इस तरीके कोई भी कार्य करेगी तो इसका वर्जित माना जाएगा। आर्टिकल 17। आर्टिकल 39, आर्टिकल 39 क्या है कि राज्य के काम में न्याय संगत और मनोवांछित, सॉरी ये तो आपको 39 जो बता रहा हूँ मैं आपको, 39 कौन सा है भाई, बताइए जरा एक बार। 39 जहाँ पे बच्चों को सुकुमार की अवस्था में दुरुपयोग नहीं करना है, दुरुपयोग नहीं करना। अभी तो बताया तो था इसके बारे में, सुकुमार मतलब जो 16 वर्ष से कम है, सुकुमार बच्चों का दुरुपयोग नहीं करना है। ये याद रखिए, ये नोट करिएगा भी, और ये बच्चों से संबंधित है नीति में, याद रखिएगा। अगर मैं बात करूं आपसे अनुच्छेद 42, 42, तो आप समझ गए हैं अच्छे तरीके से। मनोवांछित और काम के न्याय संगत की बात करता है, प्रसूति सहायता की भी बात करता है। और अगर मैं बात करता हूं लास्ट एक पॉइंट और ये है 45, और आप भलीभांति तरीके से भी जानते हैं कि 14 इसमें जो होता है 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के बारे में प्रावधान भी किया गया है। ठीक है, ठीक है भाई, 1 मिनट। हेलो, क्या मेरी आवाज़ मेरी नहीं जा रही है? आप लोग नोट डाउन करिएगा। मैं कुछ अब अधिनियम के बारे में बात कर लेता हूँ। तो जैसे अधिनियम भी इम्पोर्टेंट होगा, जैसे बालक के अधिनियम कौन कौन से होंगे। एक होगा बाल अधिनियम, और बाल अधिनियम कब है, 1933। ठीक है भाई, बाल अधिनियम 1933 का है, और इसमें बाल श्रमिकों के बंधक बनाने के लिए विरुद्ध में बात की गई है। ठीक है, कि आप बंधक नहीं बना सकते, तो बाल अधिनियम 1933 हो जाएगा। और देन आपका एक न्यूनतम मजदूरी अधिनियम है, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम है। तो आप ध्यान से समझते चलिए बातों को, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम है, और यह आपका 1948 है। थोड़ा नोट भी बनाते रहिएगा आप लोग। और एक है खान अधिनियम, 1952 है, और एक आपका है बाल श्रम अधिनियम, और आप अभी अभी आपने देखा है 1986 का है। यह आपको ध्यान रखनी है बस। अब जरा मुझे बताइए कि अब आप लोगों को यहाँ पर बालक की आपने देख लिया नीति के बारे में, आपने देख लिया बालक के कुछ आर्टिकल एक संवैधानिक प्रावधान के रूप में, आपने बालक के बारे में कुछ अधिनियम के बारे में जान लिया। इन चारों अधिनियम में किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है डीप में मुझसे, मैं बता सकता हूँ। हाँ, 52 खान अधिनियम ये होता है महेश सर कि इस अधिनियम में ये बात भी जिक्र किया गया है खान अधिनियम में कि 18 वर्ष से कम आयु के नीचे के बच्चों से आप काम नहीं लेंगे। ठीक है ना, ये बात कही गई है। और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम में कहा गया है कि आप 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से आप काम नहीं लेंगे। ठीक है भाई, यह आपका न्यूनतम मजदूरी अधिनियम। बाल श्रम अधिनियम में कहा, हाँ कोई दर कम कर दिया जाए, एक बार दोबारा से करिए, बोलिए। देखो, इसमें मजदूरी आप उसको रिप्रेजेंट ना करें कि उसकी सैलरी को लेकर कि इतनी वेतन होना चाहिए। ठीक है, इससे आप इस तरीके से शायद आपका क्वेश्चन यही है, शायद सैलरी या वेतन से संबंधित न्यूनतम मजदूरी की बात कर रहे हैं।
तो मैं आपको बता देता हूँ, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम जो है वह तय ये करती है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से आप सामान्य कार्य उससे नहीं करवाएंगे नॉर्मली। ये बात है 14 वर्ष। 14 वर्ष की बात होगी जब मना किया गया है, तो इससे हम आइडिया ये लगा सकते हैं कि न्यूनतम मजदूरी में बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर सैलरी या वेतन से बात नहीं होगी। लेकिन जैसे ही आप वयस्क की बात करेंगे महेश सर, तो वहाँ पर एक फिक्स आपको मजदूरी की बात की जाएगी वयस्क में, बच्चों में नहीं की जाएगी। ध्यान रखिएगा, बच्चों में 14 वर्ष से वंचित किया गया। आर्टिकल नंबर, अगर मैं आपसे अनुच्छेद की बात करूँ तो बाल श्रम अधिनियम की, तो ये आपसे क्या बोलता है कि यदि बच्चों की नियुक्ति पर रोकथाम की सिफारिश की गई है और अगर आपने उसकी अवहेलना कर दिया उसकी नियुक्ति को लेकर बाल श्रम को, तो आपको 3 से 12 माह तक की कैद हो सकती है, 10 से 20 हजार रुपये तक आपको जुर्माने पड़ सकता है। यह है अधिनियम। तो ये बालक से संबंधित, इसे आप ध्यान रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट था आप सबके लिए, आप सभी के लिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। एक एक्स्ट्रा जानकारी मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा। अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्यों के रूप में देखा जाए तो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा बाल अधिकारों की अंतर्राष्ट्रीय घोषणा हुआ है। कॉपी पर लिखिएगा, संयुक्त राष्ट्र महासंघ द्वारा बाल अधिकारों की अंतर्राष्ट्रीय घोषणा 1959 में हुआ है। बस इतनी बात आप ध्यान रखिएगा, ये एक्स्ट्रा जानकारी के रूप में आपको मैंने बताया है, तो इसको भी आप लोग, हाँ, बाल अधिकारों की अंतर्राष्ट्रीय घोषणा 1959, बस इतनी बात आप लोग इसे देखे रहिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है जी। यूनिसेफ, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, शाबाश, बहुत बढ़िया। आप यहाँ पर ये इसी तरीके से आपको तर्क करना है अपने माइंड में कि क्या क्या। देखो अब वो भी यूनिसेफ, वो नाम से पता चल रहा है कि वो चिल्ड्रंस होगा, बच्चों से संबंधित होगा। तो बच्चों के वहाँ पर किन चीज़ों पर बात कर रहा है, उसकी प्राथमिक स्तर की पूर्ति की बात कर रहा है, एजुकेशन की बात कर रहा है, उनके पोषण की बात कर रहा है, उनके, ठीक है, उनके भाईचारा, मित्रता, शांति की बात कर रहा है। ये सभी की सभी चीज़ें जो है आपके यूनिसेफ में भी आ जाती है। सही जवाब महेश सर आपका ये, ठीक है। तो यूनिसेफ की भी एक भूमिका होती है बच्चों को लेकर सकारात्मक, पॉजिटिव, ठीक है। तो इतनी बातें आप लोग बालक से संबंधित ध्यान रखिएगा। नीति को लेकर राष्ट्रीय बाल नीति एक आई थी केंद्रीय, कोई बताना चाहेगा मुझे, कोई एक बताए जरा मुझे, राष्ट्रीय बाल नीति कब आई है? नो 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 नो, युवा नीति है वो, तो वो युवा नीति है जो बताया आपने। बाल नीति एक और पॉइंट देखो, नहीं, जो राष्ट्रीय बाल नीति है 2012, आप याद रखें, राष्ट्रीय बाल नीति 2012, ठीक है भाई, राष्ट्रीय बाल नीति 2012, ठीक है भाई, क्लियर हो गया? हाँ, लेकिन जब बच्चों के राष्ट्रीय नीति की आपने जिक्र किया, अभी अभी इन्होंने बताया कि सर 1974, गरिमा ने शायद बोला है, तो गरिमा मैडम आपको एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि इसके संबंध में जो 1974 है, जो 1974 है, वो बच्चों के लिए जो राष्ट्रीय नीति जो भारत सरकार द्वारा घोषित किया गया था, वो बेसिकली एक आपका था कमज़ोर वर्गों के लिए बच्चों के रूप में, वो भी आपका सही बता रहे थे आप, वो भी आई थी युवा के परिप्रेक्ष्य में भी, ये वो है 1974, स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, मनोरंजन को लेकर। तो उसमें मॉडिफिकेशन है, उसी में मॉडिफिकेशन है, उसी में क्या है आपका मॉडिफिकेशन है, आप इसका ध्यान रखेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है ना आप लोगों को? 2012, वेरी गुड, मॉडिफिकेशन 2012 का। तो उस समय समाज के कमज़ोर वर्गों के बच्चों के लिए विशेष रूप से बल दिया जाता था, ठीक है, और उनके मानव संसाधन विकास को राष्ट्रीय योजना से बच्चों को कार्य को कम करने की बात करता था। ये बातें होती थी बच्चों के संदर्भ में। बहुत सारे फैक्ट बता रहा हूँ, आप लोग इसका ध्यान रखिएगा खासकर अच्छे से, ठीक है भाई। और अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ यहाँ पर 2012 के बारे में,
तो वह राष्ट्रीय बाल नीति जो है सभी बच्चों की हिंसा, शोषण, अपेक्षा, वंचित वर्गों के लेकर सभी प्रकार के जो भी बच्चे होंगे उनके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, इस तरीके का जिक्र जो है आप लोगों को मिल जाता है राष्ट्रीय बाल नीति 2012। ठीक है, 2012 मिल जाता है। तो याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। जितनी भी चीज़ें मैंने बताया आप लोगों के लिए वो एग्ज़ाम के लिए अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे महिला कल्याण की। चलिए जरा कौन बताएगा महिला कल्याण क्या होता है, बताइए जरा कोई भी महिला कल्याण के बारे में। ओके भाई, चलो ठीक है, ये भी एक प्रकार से आपका जो अभी चल रहा है आपने सही बताया है। देखो अगर हम बात करें महिलाओं की बात, तो एक चीज़ याद रखना कि लिंग और विकास सामाजिक तथा संस्थागत परिवर्तन को जब प्रभावित करने के लिए सभी महिलाओं और पुरुषों के लिए एक निर्णय कार्यों में लैंगिक समानता को दिखाता है ना। तो समावेशी आर्थिक विकास के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए लैंगिक असमानता को समाप्त करना पड़ेगा और महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण ही लैंगिक समानता को प्राप्त करने में सहायता करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर वही बातें कही जा रही है कि नारी एक मानव दृष्टि से ही नहीं वरन समाज निर्माण में भी उसकी एक महत्वपूर्ण स्थान है, या आप ये भी कह सकते हो एक महत्वपूर्ण उनकी भूमिका है। स्त्री और पुरुष मिलकर परिवार का निर्माण करते हैं। यदि हम विश्व इतिहास पर नज़र डालें तो हमें ये पता चलता है कि संस्कृति की नींव डालने का श्रेय सर्वप्रथम स्त्री को ही दिया जाता है। तो आप ये भी ध्यान रख सकते हैं, है ना। थोड़ा सा महिला के बारे में यहाँ पे बात की गई है। देन अगर मैं आपसे बात करूं तो कुछ भारत के संविधान में महिलाओं के हित के लिए कुछ उपबंध बनाए गए थे। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं तो देखिए, स्वतंत्रता, समता और सरकारी सेवाओं के समान अवसर के संबंध में कई अधिकारों के उपलब्ध में लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव की जो है गवाही, सही यहाँ पे मनाही लिखा हुआ है आई थिंक, है ना, मनाही की गई है। तो यहाँ पर देखिए शोषण के विरुद्ध जो है मौलिक अधिकार आर्टिकल 23 भी बात करता है, अनैतिक व्यापार के प्रतिबंध भी लगाता है, नीति निर्देशक सिद्धांत के भी अंतर्गत आ जाता है, 39 भी ये भी कहता है, 42 भी कहता है। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स आप लोगों को अभी देखने को भी मिलेंगे, ठीक है, जो महिलाओं के संबंध में है। तो महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने अनेक योजना बनाई है। शिक्षित होने के लिए महिलाओं को सोचने विचारने की क्षमता को बढ़ाने के लिए निर्णय लिया है, उनको सामर्थ्य बनाने की काम करता है, बात करती है। आर्थिक विकास की अगर मैं बात करूं तो उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है सरकार, है ना। और अगर स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की बात से देखा जाए, उसके बाद से जब 1947 के बाद 1947 के बाद से देखा जाए, तो आप ये देखिए जरा सोचिए एक बार कि बालिका और महिला संरक्षण में बढ़ोतरी करने को लेकर एक अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम चलाया गया है, सर्व शिक्षा अभियान चलाई गई है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन चलाया गया है, बाल राष्ट्रीय शिक्षा कार्यक्रम चलाया गया है, सुकन्या सुवृद्धि योजना या सुकन्या योजना भी चलाई गई है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन भी चलाया गया। बहुत सारे ऐसी योजनाएं हैं जो महिलाओं के लिए चलाए गए हैं कि नहीं चलाए गए हैं, तो उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया जा रहा है। यहाँ पर महिलाओं को सशक्तिकरण को बढ़ावा देने की बात की जा रही है। इन सभी चीज़ों को आप लोगों को ध्यान रखना होगा। आगे अगर हम बात करते हैं पॉइंट पे, तो देखिए एक राष्ट्रीय महिला आयोग है, आप लोग भली भांति तरीके से जानते हैं। कल मैंने शायद थोड़ा सा इसके बारे में भी आप लोगों को ओरली बताया भी था, यहाँ पर आपको PDF भी मिल गई है। कल मेरे क्वेश्चन था, ऑप्शन में राष्ट्रीय महिला आयोग था वहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए भारत में महिलाओं को दी गई कानूनी सुरक्षा और उसके अधिकारों की सुरक्षा के लिए बने कानूनों को 3 प्रकार से क्रियान्वित करता है ना। तो देखिए यहाँ पर वर्तमान कानूनों के अध्ययन, महिला विकास से संबंधित पहल करना और एक उच्च अधिकारी प्राप्त करना आयोग, ठीक, एक उच्च अधिकारी प्राप्त होना। तो यह क्रियाविधि जो होती है आपने कहाँ देखते हैं, राष्ट्रीय महिला आयोग में देखते हैं। और राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम जो है संसद के द्वारा पारित कब किया गया था, 1990 में। यह आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। राष्ट्रपति ने इसको अनुमति कब दी थी, 30 अगस्त 1990 में दे दिया था। और ये पूरे भारत में एक राजपत्र पर यह प्रकाशित हो गया था 31 जनवरी 1992 में, याद रखिएगा इसे। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो राष्ट्रीय महिला आयोग में 1 अध्यक्ष और 5 सदस्य होते हैं, इसका आप ध्यान रखना है। और 1 सदस्य सचिव होता है। तो राष्ट्रीय महिला आयोग में 1 अध्यक्ष होंगे, 5 सदस्य होंगे
और एक आपका सदस्य सचिव होगा। यह आपको ध्यान रखना होगा। ये बात क्लियर हो गई होगी आप लोगों को? जरा बताइए, बोलिए एक बार। हाँ हाँ, पूछिए। प्रथम अध्यक्ष थी जानकी पटनायक। मैंने आपको कल आप क्लास ज्वाइन नहीं किए थे? ज्वाइन किया कर, इसीलिए मैं कहता हूँ डेली ज्वाइन करेंगे तो आपको एक्सपीरियंस बनेगा। आप सुनेंगे बार बार बातों को ना, तब आपको याद रहेगा। जानकी पटनायक थी। और ये टोटल आपको ध्यान रखना, 9 आयोग बनाए गए थे। और जो 9वें नंबर की थी उनका नाम था रेखा शर्मा। और 8वें नंबर पर जो नाम था उनका नाम था ललिता सुकुमार मंगलम। ललिता सुकुमार मंगलम। और पहली थी जो जानकी पटनायक। शाबाश, बहुत बढ़िया, आपने याद करा, बहुत अच्छी बात है। इससे आपको भी फ़ायदा हुआ और भी लोगों को भी फ़ायदा हो गया है ना। बहुत बढ़िया, ठीक है, क्लियर हो गया। हाँ, 2018 का भी, ये 2018 की उन्होंने मतलब उनका जो है स्थान दिया गया है 2018 से, तो अब वर्तमान में उन्हीं का नाम आएगा प्रेजेंट में। ठीक है, रेखा शर्मा। क्लियर हो गया नए सर? बताइए, फिर मैं आगे बढ़ूँ। चलो, तो ये चीज़ें हैं, आपने ये बातें आपको ध्यान रखना। अब देखिए, महिलाओं के साथ जो है भेदभाव ख़त्म करने के लिए, महिलाओं के साथ भेदभाव होता है, ये आप सभी लोग जानते हैं, ये बहुत पुराने समय से चला आ रहा था। तो उन्हीं भेदभावों को समाप्त करना है और उनके हितों की रक्षा करना है, उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ना है। तो उसके लिए कुछ अधिनियम बनाए गए थे महिलाओं के संबंध में। स्वतंत्रता से देखो, पहले तो एक बात ध्यान रखना, स्वतंत्रता से पूर्व भी कुछ अधिनियम हैं। स्वतंत्रता से पूर्व भी कुछ अधिनियम है महिलाओं की समस्याओं। स्वतंत्रता तो 1947 में हुआ था, है ना, 1947 में। उससे पहले की भी, जैसे आप यहाँ पर देखिए, आपको एक अधिनियम मिल रहा है 1929 का, तो ये तो पहले आ जाएगा ना फिर। तो यहाँ आपको ध्यान रखना, उसकी समस्याओं को सुधार के लिए कानून बनाए गए थे उस समय भी। तो जो कानून था वो सामाजिक कुरीतियों को दूर करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाने के परिप्रेक्ष्य में था। तो एक अधिनियम था आपका, याद रखिएगा, ये सारे के सारे अधिनियम आपसे केवल ये प्रश्न बनाएंगे कि यह अधिनियम आया कब है, और एक तरफ होगा अधिनियम का नाम, दूसरी तरफ होगा वर्ष। ये आपको करना होगा मैच। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। जैसे आपको मैंने अभी अभी बालकों के संबंध में कुछ अधिनियम के बारे में जिक्र किया है, ठीक उसी प्रकार से आप इस अधिनियम में जानिए। बालक में मैंने 4 अधिनियम बताया। बाल अधिनियम 1933, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, और खान अधिनियम 1952, बाल श्रम अधिनियम 1986। वो आपको याद रखना होगा। प्लस में अगर मैं आप लोगों से बात करूं यहाँ पर महिलाओं के परिप्रेक्ष्य में, तो आपको याद रखना है अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956, दहेज निषेध अधिनियम 1961, स्त्री अभिशिष्ट निरूपण निषेध अधिनियम 1986, और स्त्रीकृत निवारण अधिनियम 1987। अच्छा, इसी में एक मानसिक स्वास्थ्य का अधिनियम भी देखने को मिलता है, इसी वर्ष आया है, ठीक है। चलो, वो मैं मानसिक स्वास्थ्य जब पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे बता दूंगा आप लोगों को, ठीक है भाई। यहाँ पर वो सारी चीज़ें आपको कंफ्यूज नहीं करूँगा। तो आप यहाँ पे ये याद रखिए कि स्त्रीकृत अधिनियम, ठीक है, 1987 का, ठीक है, 1987 का। परिवार न्यायालय अधिनियम है 1984 का। विशेष विवाह अधिनियम, देखो विशेष विवाह अधिनियम जो है, आप लोगों से एक बार प्रश्न बनाया गया था सम्मिलित करने को लेकर, ठीक है। और मैंने विवाह का जब टॉपिक करवाया है आप लोगों से, तो उसको देख लीजिएगा। आप MPPSC वाले बच्चे जो है भाई, देखिएगा ज़रूर। विवाह का अधिनियम जो है मैंने बना रखा है, ठीक है, क्रम से कौन कौन से विवाह हैं उसके बारे में बताया है वहाँ पर, ठीक है। उसको ज़रूर देख लेना आप लोग जाकर, वीडियो में पढ़िए, उसका इम्पोर्टेंट क्लास वो भी थी। तो विशेष विवाह अधिनियम जो है वो 1954 का है। बाल विवाह अवशेष अधिनियम 90, अच्छा ये तो आप जानते ही हैं अच्छे तरीके से, वही प्रतिरोध वाला, ठीक है, 1929 का है। और हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आपका ये है 1856, ठीक है, 1856। तो हिंदू विधवा पुनर्विवाह ये तो आपको पता ही है, DK कर्वे का नाम है ना। और अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम, दोनों एक ही वर्ष है। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? तो ये दोनों एक ही है। और भी हैं, जैसे अगर मैं बात करूं, एक है हिंदू स्त्रियों की संपत्ति का अधिकार। हिंदू स्त्रियों की संपत्ति का अधिकार अधिनियम 1937, लिख रहे थे तो आप लिख लीजिए, हिंदू स्त्रियों की संपत्ति अधिकार अधिनियम 1937, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। और अधिनियम की बात करूँ तो भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम एक है। एक भारत के बारे में आप थोड़ा सा ये भी समझिएगा, ठीक है। भारतीय 19
20, नहीं नहीं नहीं, 56 नहीं 25 है, 25 है। भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 है। सहमति की उम्र अधिनियम, एक देखो अभी एग्जाम में अगर प्रश्न बन जाए, आपको ये प्रश्न बनने की संभावना बन सकती है। जैसे कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर क्या करते हैं, लिख देते हैं सहमति का अधिनियम। ठीक है भाई, सहमति की उम्र का अधिनियम, सहमति का उम्र का अधिनियम जो है ये कब है, तो ये याद रखिएगा आप लोग 1881, 1881। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा 1881। ठीक है, तो इतनी बातें आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। अच्छा, विशेष विवाह अधिनियम कब का है भाई, विशेष विवाह अधिनियम 1954 का है, आप देख रहे हैं यहाँ पर ना विशेष। अब यही विशेष विवाह अधिनियम को भी एक बार क्या किया गया है, इसको मॉडिफिकेशन भी किया गया है इसको, और मैंने मॉडिफिकेशन वाला उस क्लास में बताया है आप लोगों से। वह मॉडिफिकेशन आपको ध्यान रखना होगा 1972, ये आपको ध्यान रखना होगा, इसी का मॉडिफिकेशन है। और जो हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो आप देख रहे हैं 1856, इससे पहले एक और, इससे पहले भी अधिनियम आ चुका था। ये सबसे पहले जब आया था तो 1829 में आया था। अब याद आया 1829 वाला जो लॉर्ड विलियम बेंटिक वाला था, सती प्रथा को लेकर, यही। हाँ नहीं नहीं नहीं, 18 मैं बात कर रहा हूँ 1829 को लेकर, जहाँ पर विलियम बेंटिक ने जो अधिनियम करके पूछता है 17 में, बताइए सती प्रथा को रोक किस अधिनियम के अकॉर्डिंग लगाया गया है, तो ये वही अधिनियम है 1829 वाला। हाँ, ये वही अधिनियम है ये, और उसी का नाम था पहले यही विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। इसका मॉडिफिकेशन है 1856 का। तो इतने अधिनियम जो है महिलाओं से संबंधित हैं, आप लोग ज़रूर इसको ध्यान रखिएगा भाई, भूलिएगा मत। एक इम्पॉर्टेंट बात और बता देता हूँ, अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष कब मनाया जाता है, तो आप नोट करिए इसको भी। अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष जो है 1975, ये प्रश्न पूछा जाएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है, तो याद रखिएगा ये अंतर्राष्ट्रीय। ठीक है महिला, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। तो ये था महिलाओं के संबंध में। ठीक है भाई, इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखिए कुछ एक्सप्लेन भी किए गए हैं अधिनियमों के बारे में, मैंने जो बता दिया है, आप उसको अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। सती प्रथा निषेध अधिनियम क्या है, 1829 वही है, ये बाद में मॉडिफिकेशन हुआ, और वही हिंदू विधवा पुनर्विवाह 1856 आया, 1856 आया, इसे समाप्त होने के बाद। अब यहाँ पे आप देख भी रहे हैं, देखो कुप्रथा को समाप्त कर दिया है ना, तो ये सारी चीज़ें जो है आप देख सकते हैं। फिर आप देखिए विशेष विवाह अधिनियम, ये भी है 1872, इसमें भी आपको मिल जाएगा, पूरी पीडीएफ मिल जाएगी, आप उसकी टेंशन ना लें। ठीक है भाई, सारी चीज़ें इसमें देखो, सारा अधिनियम है यहाँ पर। ठीक है भाई, सारा अधिनियम यहाँ पर आप देख रहे हैं, सारे के सारे अधिनियम। ठीक है, सारे आर्टिकल्स हैं। नहीं समझ में आया होगा तो आप मुझे बताना, मैं इसकी क्लास जो है अलग से एक बार करवा दूंगा आप लोगों को। थोड़ा यूजीसी वाले बच्चों का पेपर समाप्त हो जाए, उसके बाद मैं आप लोगों से करवाऊँगा सारी जो है डीप में सारी चर्चा करूँगा, सारे क्वेश्चन भी करवाऊँगा आप सबके लिए। तो वो आपकी दोनों क्लासेज जब हो जाएगी, MPPSC की हो जाएगी 8 बजे वाली भी, और आपकी जो 6 o'clock चलती है वो ये भी। ठीक है, दोनों। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा वृद्धावस्था, मैं इस टॉपिक को आज समाप्त करूंगा। ठीक है भाई, यहाँ पर वृद्धावस्था की बात करते हैं, तो आप लोग भली भांति तरीके से भी जानते होंगे वृद्धावस्था के बारे में भाई। तो एक बात तो आपको यहाँ पे भी बता दो कि अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध वर्ष कब मनाया जाता है, आप बताइए जरा। ये मनाया जाता है, आपको ध्यान रखना, 1999 में। और एक बात बताऊँ मैं आपको, अगर आपसे दिवस पूछेगा तो 1 अक्टूबर। जब वृद्धों के बारे में जब आप अध्ययन करते हैं तो उसे जरा विज्ञान कहते हैं। अगर आप इस अध्ययन को क्या कहेंगे आप लोग, एजिंग कहेंगे, एजिंग को ही बोलते हैं जरा विज्ञान। क्या बोलेंगे, जरा विज्ञान। आप इसे नोट डाउन करिएगा, ये यूजीसी में प्रश्न बनाया गया है, एक बार पूछा गया था कि भाई बताइए ज़रा, जो वृद्धों का अध्ययन होता है उसे हम क्या नाम देते हैं, या उसको हम क्या बोलते हैं। तो यह एक बार यूजीसी में प्रश्न बनाया गया था। तो अब ज़रूरी है आप सबके लिए भी कि आप लोग भी इसका ध्यान रखें। भाई दबे हो सकता है आप सबसे भी पूछ ले, तो क्या करोगे। ठीक है, तो ज़रा विज्ञान इसे कहते हैं, बूढ़ापन को लेकर, है ना। तो इंग्लिश में अगर बात किया जाए तो जीरोटोलॉजी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, जीरोटोलॉजी बोला जाता है इसे इंग्लिश में। ठीक, याद रखिएगा ये भी। और ये बेसिकली अगर मैं बात करूँ आप लोगों से, तो ये एजिंग का जो नाम है ना, जो आप देख रहे हैं वृद्धावस्था, ये एजिंग को रिप्रेजेंट करता है। तो वर्तमान में विश्व में जो कई देशों ने वृद्ध व्यक्तियों की संख्या की वृद्धि हुई, जो बढ़ रही है वृद्धि, उसको समाज का एक जटिल प्रभाव पड़ता है, एक प्रकार से जटिल प्रभाव पड़ता है जो बढ़ रही है वृद्धि। ठीक है,
तो यहाँ पर तो उसी चीज़ों को यहाँ पर बताने की कोशिश की जा रही है आप लोगों से। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि समाज में जो बूढ़े लोग हैं उनकी अगर संख्या का जो अनुपात में अगर वृद्धि हो तो वृद्ध जनसंख्या हम कहेंगे उसे, वही वृद्धि वही वृद्ध है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं आप लोगों को ध्यान रखना। इसी को अगर मैं कहूँ छीड़ बोला जाता है, छीड़, एजिंग को हम छीड़ भी कह देते हैं, एजिंग को हम क्या बोल देते हैं, छीड़ भी बोल देते हैं। या आप इसी को बोल सकते हो जरण, क्या बोल सकते हो, जरण भी बोल सकते हो। ठीक है, जरण भी बोल सकते हो। तो ये बात आपको ध्यान रखना। यहाँ पर देखिए वृद्धावस्था के बारे में बताया भी गया है कि शारीरिक शक्ति और मानसिक सतर्कता में जो होती है वो ह्रास होता है, और इस अवस्था की 60 वर्ष की जो आयु होगा उसका मानदंड मानी जाती है, पर सामाजिक दृष्टिकोण से वृद्धावस्था यह अवस्था कहलाती है। ठीक है, तो ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। और इनके संबंध में अगर बात किया जाए इनकी समस्याओं के प्रकार को लेकर, तो उनको एक आर्थिक समस्याएं हो सकती हैं, एक शारीरिक क्षमता की कमी भी होती है, एक पारिवारिक एवं भावनात्मक समस्या भी देखने को हमें मिल जाती है। ठीक है, तो ये सारी की सारी जो है एक प्रकार की समस्याएं आती। तो समस्या बेसिकली अगर सामाजिक रूप में भी देखने को मिलती है, तो डॉक्टर स्वामीनाथन का नाम सुना भी होगा कि वृद्धावस्था को चौमुखी समस्याओं के संबंध में उन्होंने बात ये बोला है कि वृद्धावस्था एक विशिष्ट बीमारी के समान होती है, और यह बीमारी जो प्रत्येक व्यक्ति को एक निश्चित समय में लगेगी। और ये स्टेटमेंट जो था स्वामीनाथन का था, बहुत इंपॉर्टेंट था, आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। स्वामीनाथन जी ने क्या बताया है वृद्धों की समस्या को लेकर, इन्होंने ये बात साफ शब्दों में कहा था, याद रखिएगा। वृद्धावस्था एक विशिष्ट बीमारी है, और यह बीमारी जो प्रत्येक व्यक्ति को एक निश्चित समय पर लगेगी या लगती है, इस तरीके की बात आप समझ सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि पारिवारिक सामाजिक समस्या हो सकती है, जिसमें एकाकीपन का अनुभव हो सकता है, अलगाव का अनुभव हो सकता है, परिवार के सदस्यों से उसकी अपेक्षा या अनदेखी हो सकता है, सामाजिक दूरी का अनुभव हो सकता है, तो सत्ता के प्रभाव पर भी इसकी कमी का अनुभव भी हो सकता है। तो ये विभिन्न प्रकार की समस्याएं जो है देखने को मिल सकती है। और साथ में इन्होंने कहा कि आर्थिक समस्याएं भी होती हैं। तो आर्थिक समस्या की बात अगर मैं करूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि समस्याएं जो हैं पेंशन पाने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनको भी आर्थिक स्थिति में संतोषजनक नहीं होता है, क्योंकि मूल्य वृद्धि का कारण उनकी वास्तविक आय कम हो जाती है इस वजह से। तो यह एक प्रकार की समस्या हो जाती है। मानसिक समस्याएं भी होती हैं, शारीरिक और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होती हैं, पर्यावरणीय समस्याएं होती हैं, समय व्यतीत करने में मनोरंजन की समस्याओं में भी आपको देखेंगे तो समस्या होगी, जो आवासीय अभाव है उसमें भी समस्या मिलती है। तो बहुत सारी समस्याएं हैं, या आप देख सकते हैं वृद्धों को लेकर। ठीक है, तो यहाँ पर सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई गई थी, विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चलाए गए थे वृद्धों के लिए। एक चीज़ आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, हेल्पेज इंडिया को लेकर, ये भी एग्जाम में प्रश्न बनाया जा सकता है कि इस स्वैच्छिक संगठन की स्थापना जो है इंग्लैंड में हेल्प द एजड सोसाइटी के रूप में, और ये 1978 में हुई थी। और इसका जो प्रमुख उद्देश्य था वृद्धों की हितों को लेकर था, उसकी संरक्षण को लेकर था, उसकी देखभाल को लेकर था। ठीक है, तो इसके प्रमुख जो कार्य थे जैसे युवा पीढ़ी वृद्धों की आवश्यकता के विषय में जागरूक उत्पन्न करना, वृद्धों के लिए घरों और निवास और केंद्रों और इलाज के लिए चलती फिरती चिकित्साएँ जो दवाइयाँ हैं उसका प्रयोग में लाना। ठीक है, इस तरीके की बातें। और वृद्धों के कल्याण से संबंधित स्वयंसेवी संगठनों के सदस्य में वो प्रशिक्षण दिया जाए, ये बातें थी। और एक पितामह अंगीकृत करो योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले वृद्धों के लिए पुनर्वासित करना। तो एक योजना थी, यह योजना भी आप इसे ध्यान रख सकते हैं, ये भी अपने आप में इम्पोर्टेंट ही है ना, कि भाई वृद्धों के लिए योजना क्या है। ठीक है, एक पितामह अंगीकृत करो योजना। ठीक है, करो योजना, बात समझ में आ गई। यह योजना है, और ये योजना वृद्धों के लिए थी। ठीक है, और इसमें अगर बात किया जाए तो उसमें इनको समन्वय की बात किया जाता था, कोऑर्डिनेट किया जाता था उनको, वृद्धों को। ठीक है, मानवाधिकारों की बात की जाती थी उनको। ठीक है, इन व्यक्तियों की। तो आप इसे ध्यान रख सकते हैं। गरीबी रेखा से नीचे वाले जो चीज़ें वो आते हैं। ठीक है, अब आप ये ध्यान मत रखिएगा कि भाई इसका वर्ष कब आया है, वर्ष वगैरह भी मुझे भी नहीं पता है, लेकिन आप इसे ध्यान नहीं रखेंगे और वर्ष से क्वेश्चन नहीं बनेगा। बट आप ये चीज़ ध्यान रखिए कि यह योजना जो है गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले जो वृद्ध हैं उनको पुनर्वासित करता है। तो ये योजना एक प्रकार की इसकी मानी जाती है। एज ईयर जो केयर इंडिया है, यह आप जानते हैं, यह एक स्वैच्छिक संगठन की स्थापना हुई थी और ये 1980 में की गई थी। उद्देश्य इसका क्या था, 50 वर्ष से अधिक आयु के पुरुषों और स्त्रियों के लिए आवासीय और संस्थागत सुविधाएं उपलब्ध करा देनी चाहिए, मनोरंजनात्मक और सामाजिक सांस्कृतिक आध्यात्मिक सेवाएं प्रदान किया जाए, चिकित्सकीय सुविधाएं प्रदान किया जाए, रोजगार और आय वृद्धि का कार्यक्रम चलाया जाए, समस्याओं के बारे में अध्ययन और शोध किया जाए। ये आपका काम था एज एयर
सॉरी एज केयर इंडिया था, और इसकी स्थापना जो है 1980 में किया गया था, 1980 में की गई थी। इसे आप खास कर ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। राष्ट्रीय नीति की बात किया जाए तो आप एक ही बात यहाँ पर ध्यान रखेंगे सभी लोग, सभी बच्चे, कि वर्ष 1999 में, और जिस समय अंतर्राष्ट्रीय वर्ष इसको घोषित किया गया था उसी समय, ठीक है, तो 1999 में ये वृद्धों की राष्ट्रीय नीति के रूप में घोषणा किया गया, और उसमें कुछ बातें कही गई थी कि वृद्धा पेंशन योजना के अंतर्गत सरकारी क्षेत्र अतः सम्मिलित होगा, वरिष्ठ नागरिकों के मानक कसौटी शामिल होगी, और व्यक्तियों के लिए आवासीय ऋण प्राप्त होंगे, व्यक्तियों के लिए अपने बच्चों को देखभाल के लिए जो अधिकार होंगे उसके बारे में जिक्र किया जाएगा। ये सभी के सभी कार्य आपका वृद्ध व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय नीति जो 1999 में आई थी उसको इसके अंतर्गत देखा गया है। तो इसे ध्यान रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है, इसको IMP करिएगा आप सभी लोग, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ठीक है भाई। राष्ट्रीय आवास की बात किया जाए तो एक जो है वृद्ध कल्याण अंतर्राष्ट्रीय प्रयास जो किए गए थे वो वर्ष 1982 में वियना में किया गया था। इसका आप खास कर ध्यान रखेंगे, वियना का नाम। और इसमें कहा गया ये बातें कि वृद्धों की देखभाल के प्रति अपनी चिंता व्यक्त करता किया है संयुक्त राष्ट्र ने, और बताया था कि वृद्धों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय कार्य योजना का स्वीकार किया जाना चाहिए, और ये कार्य योजना जो है 1 अक्टूबर को स्वीकार किया गया। इसी उपलक्ष्य में जो वृद्ध कल्याण के लिए 1 अक्टूबर को दिवस मनाया जाता है, और यही कारण है कि अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध जब दिवस मनाया गया तो उसके बाद इसी क्रम में 1982 में तो ये बात हो गई थी, और इसी क्रम में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसको 1999 में क्या कर दिया था, अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित कर दिया वृद्ध व्यक्तियों के लिए, ठीक है। तो यह आप ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रही है आप सबके लिए, ठीक है भाई। यहाँ पर आप नीचे देखिए, 1999 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध व्यक्तियों का दिवस घोषित कर दिया गया। प्रतिवर्ष 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है। आप ये सब देख रहे हैं, ठीक है भाई। तो ये था आप लोगों का आज का टॉपिक। आज की क्लास बच्चों से संबंधित था, महिलाओं से संबंधित था, वृद्ध से संबंधित था, और मैं आशा कर रहा हूँ कि शायद आप सभी को आज की क्लास समझ में आई होगी अच्छे से भाई। बच्चों से भी समझ में आया होगा, महिलाओं से भी समझ में आया होगा, और वृद्धों से भी समझ में आ गया होगा। तो ये थी नीतियों से लेकर कार्यक्रम से संबंधित कुछ क्वेश्चन थे, कुछ टॉपिक थे, और क्वेश्चन से संबंधित मैं आप लोगों को जो है जल्दी करवाऊंगा इससे संबंध में। हाँ बताइए, क्या पूछ रहे हैं आप, बोलिए। क्या आवाज़ किसी ने सुना भाई महेश सर की? अगर महेश सर की कोई आवाज़ सुना तो बताइए ज़रा, इनकी आवाज़ मेरे यहाँ तक क्लियर नहीं आई हो।